हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पशु परिचर का जो आपका एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें 2 दिन आपके पास शेष है। 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब इन 2 दिन में आप क्या कर सकते हैं? 2 दिन में सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए। सब लोगों ने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, तो उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, वही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। और उसके अलावा अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं दोस्तों, तो उनको रिवाइज कर लीजिए एक बार, ताकि आपके सवाल आंखों के सामने से निकलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं दोस्तों, तो 30 मिनट में 100 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे बेटर रिवीजन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर 60 सवाल मैं आपको राजस्थान जीके के करवाऊंगा और 40 सवाल मैं आपको पशुपालन के करवाने वाला हूँ। तो इससे बेस्ट रिवीजन आपका नहीं हो सकता है। यहाँ से आपको एग्जाम में एचजीटी सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी विद्यार्थी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक पेपर देने वाले हैं, वो इन वीडियोज़ को जरूर देख के जाइए। यहाँ से आपको एचजीटी सवाल देखने को मिलेंगे। कोकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? तो कोकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पुष्कर। कोकण तीर्थ आपका पुष्कर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मचकुंड आपका कहाँ पर है दोस्तों? मचकुंड आपका धौलपुर में स्थित है, ठीक है, जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और तीर्थों का मामा आपका पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर का मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन सोनितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बयाना के नाम से जाना जाता है। तो सोनितपुर या इसे श्री पंत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। श्री पंत के नाम से, सोनितपुर के नाम से बयाना को जाना जाता है। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? विराटनगर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कुशीनारा जो है दोस्तों, ये आपकी किसकी राजधानी थी? तो ये आपकी मल्ल साम्राज्य की राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी छात्रावास ग्रेड 2 में पूछी गई थी। मल्ल साम्राज्य की राजधानी आपकी कुशीनारा हो जाएगी। और चंपा किसकी राजधानी थी दोस्तों? चंपा आपकी अंग साम्राज्य की राजधानी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार थे। तो कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके महेश भट्ट हो जाएंगे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की हो जाएगी, और इसके रचनाकार आपके महेश भट्ट हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर नगर की जब स्थापना हुई थी, उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हो जाएगी? सांभर हो जाएगी। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है? तो हसमत वाला शासक किस शासक को कहा जाता है? तो ये राव मालदेव को कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और मारवाड़ का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो वो चंद्रसेन को कहा जाता है। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में राणा लाखा के काल में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। पिंचू नामक बंजारे ने उदयपुर के समीप पिछोला गांव में पिछोला झील का निर्माण करवाया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था और राणा लाखा के काल में करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गिंगोली का युद्ध सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी कब हुआ था? तो ये 1807 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? तो जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के आपके कौन हो जाएंगे? जोधपुर के आपके मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जयपुर जोधपुर के मध्य हुआ था, मानसिंह राठौड़ और जगत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। जगत सिंह द्वितीय की यहाँ पर विजय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जगत सिंह द्वितीय को दोस्तों बदनाम राजा के नाम से जाना जाता है। तो बदनाम राजा किसे कहा जाता है? ये आपके जगत सिंह द्वितीय को कहा जाता है। आगे देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन हो जाएगा? राणा पुंजा, मेरपुर से। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए है। इजी सा सवाल है, चाहे आप सर्च करके बताइए या अपना नोट चेक करके बताओ। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा जाएगा, तो गलत भी नहीं करना है। कमेंट करोगे तो गलत कभी नहीं होगा। तो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में या जोधपुर में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। एक सवाल आप सब लोगों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, किस युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड के द्वारा किसे कहा गया है दोस्तों? दिवेर के युद्ध को कहा गया है। दिवेर का युद्ध आपका 1582 में हुआ था और हल्दीघाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। कर्नल टोड के द्वारा हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए खमनोर का युद्ध किसे कहा गया है? तो हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया है। ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी नसीराबाद में हुई थी।
28 मई 1857 को हुई थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर न्यूबरी नामक अधिकारी जो था उसको मार दिया गया था दोस्तों। और नसीराबाद की जो क्रांति हुई थी उसका अंत कहाँ पर हुआ था? सीकर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपकी नीमच में भी क्रांति हुई थी दोस्तों, वो आपकी 3 जून को हुई थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो प्रथम विपक्ष के नेता आपके जसवंत सिंह हो जाएंगे। किस राज्य ने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में संधि की? तो 1823 ईस्वी में सबसे अंत में शिव सिंह सिरोही के जो थे उन्होंने संधि की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले संधि किसने की थी? तो ये आपकी करौली ने की थी, जिसको हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? कोटक से याद रखते हैं। कोटक उल्टा चलना है, करौली, टोंक और फिर आपका कोटा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 आपके 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावित हुए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस राज्य में प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस दोस्तों आपका जोधपुर रियासत में मनाया गया। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए बीरबल दिवस आपका किस रियासत में मनाया गया? तो ये आपका बीकानेर रियासत में मनाया गया। और इसके अलावा कांगड़ा कांड जो है दोस्तों, ये भी आपका बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, 7वें चरण में, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था और 1941 तक चला था, 3 चरणों में, ये आपको ध्यान रखना है। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था दोस्तों। आगे देखिए, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? काफी बार सवाल पूछा जाता है, तो प्रथम शासक आपके कौन हो जाएंगे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, 7 अगस्त 1947। किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ? तो वर्धा से आपके किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? राजस्थान केसरी का। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और नवीन राजस्थान का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? अजमेर से किया गया था। दोनों का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा ही किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस समाचार पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी किसने उठाई थी? जमनालाल बजाज ने उठाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? तो 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार आपके कौन हो जाएंगे? परमार, राणावत, चौहान, सत्तावत, तो ये परमार हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी राज्य महिला आयोग की कांता खतुरिया बनी थी दोस्तों। डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध नौलक्खा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो नौलक्खा बावड़ी का निर्माण आपका किसने करवाया था दोस्तों? प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और राम रसदेव के द्वारा दोस्तों आपकी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रसदेव के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नौलक्खा बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। आसकरण की पत्नी प्रेमल देव ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? रानी कर्मावती ने भेजी थी दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी? अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी, पूछा जाता है। आगे देखिए, अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? तो एकमात्र वृक्ष मेला आपका खेजडली गांव में बढ़ता है। और 1730 ईस्वी में खेजडली गांव जोधपुर ग्रामीण में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिलाओं व पुरुषों ने वर्षों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये घटना कब की हो जाएगी? 1730 की हो जाएगी, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, किस समाज सेवी को दास साहब के उपनाम से जाना जाता है? तो दास साहब के उपनाम से हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ की नूरजहाँ कहलाती है, तो मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है। किस शहर को बिहड़ों वाला नगर कहा कहते हैं? तो बिहड़ों वाला नगर किस शहर को कहते हैं दोस्तों? डांग की रानी तो आपका किसे कहा जाता है? डांग की रानी तो आपकी करौली को कहा जाता है, लेकिन बिहड़ों वाला नगर जो है ये धौलपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। जगत निवास महल का निर्माण दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जग मंदिर पूछा जाए तब तो जगत सिंह प्रथम करना है, लेकिन जगत निवास महल पूछा जाए तो आपको जगत सिंह द्वितीय करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण 1746 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय ने करवाया, परंतु जग मंदिर महलों का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया और उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। तो जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर महलों का निर्माण जो है वो पूर्ण करवाया था। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो प्रथम राज प्रमुख कौन बने थे दोस्तों? तो ये महाराजा मानसिंह द्वितीय बने थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो 21 अगस्त 1857 को क्रांति आपकी कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये आपकी एरिनपुरा में हुई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? आबू में क्रांति की शुरुआत ये आपकी जोधपुर लीजियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसने लागू की? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में लागू की गई थी दोस्तों, नागौर के बगदरी गांव से। आगे देखिए, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है। तो सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर प्रथा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सागड़ी प्रथा को बंधुआ मजदूर प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। तो सती प्रथा सर्वप्रथम दोस्तों 1822 में बूंदी में निषेधित की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बूंदी दिया ही नहीं गया, तो आप क्या आंसर करेंगे? जयपुर आंसर करेंगे, क्योंकि आपकी 1844 में जयपुर में सती प्रथा का अंत किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना रस्म आपकी विवाह से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में वस्त्र व नकदी देते हैं। आगे देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों? 1936 में हुई थी। कब हुई? 1936 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो मग्गाराम वेद और रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? तो मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। और इसका राजस्थान में विलय कब किया गया? 15 मई 1949, यानी कि 5वें चरण में इसका विलय राजस्थान में किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 15 मई 1949। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन का किला आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसे हम ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ओदक दुर्ग भी आपका जलदुर्ग को ही कहा जाता है। इसके अलावा बेसोरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, ठीक है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर आपका बेसोरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और गागरोन दुर्ग आपका आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, जिसे सामेला भी कहा जाता है। आगे देखिए, जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्न में से कौन सा था? तो जूनागढ़ किले का पूरा नाम आपका चिंतामणि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल है, देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है। तो देलवाड़ा में जो मंदिर परिसर है दोस्तों, वहाँ पर कितने मंदिर है? तो 5 मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। करौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो करौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से हो जाएगा दोस्तों? तो यदुवंशी से हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी बूंदी में हो जाएगी दोस्तों। और मूसी महारानी की आपकी 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अलवर में स्थित है। तो ये 80 और 84 काफ़ी बार पूछी जाती है। आगे देखिए, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? इंपॉर्टेंट सवाल है। बीकानेर की कौन सी हवेली ऐसी है जिसको सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? तो ये आपकी रामपुरिया की हवेली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। कौन सी हो जाएगी? रामपुरिया की हवेली हो जाएगी। आगे देखिए, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो ये आपका बूंदी को कहा जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? आपकी आबानेरी दौसा में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी, कहाँ पर हो जाएगी? आबानेरी दौसा में हो जाएगी। और ये राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दौसा जिले के बांदीकुई के निकट आबानेरी नामक स्थान पर राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी स्थित है। गागरोन दुर्ग में स्थित मिटे शाह की दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो मिटे शाह की दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। यह हमीदुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? हमीदुद्दीन चिश्ती से। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? तो बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या हो जाएगा? निहाल चंद हो जाएगा, ठीक है। और इसका संबंध किससे? आपका किशनगढ़ चित्रशैली से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1973 में हुआ था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, मोकड़ी किसे कहते हैं? तो मोकड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाख की जो चूड़ियाँ होती है उसे मोकड़ी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। जयपुर व जोधपुर इस कला के प्रसिद्ध केंद्र है। आगे देखिए,
राज्य में तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो तुड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला आपका कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में फव्वाड़ा का मतलब क्या है? तो फव्वाड़ा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? लोक गाथा हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और फाबू जी के फव्वाड़े जो है दोस्तों वो आपके कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जबकि फाबू जी की फड़ आपकी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है और देवनारायण जी की फड़ आपकी जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देवनारायण जी की फड़ आपकी जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी शाहपुरा में हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो कायाबेली ग्रंथ की रचना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, उपरमाल क्या है? तो उपरमाल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य में स्थित पठार जो है ये आपका उपरमाल कहलाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भोराट का पठार आपका जो है दोस्तों ये आपका भोकुंगा से याद रखना है आपको, भोकुंगा। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य विस्तृत है आपका भोराट का पठार। ठीक है। इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है, 1225 मीटर भोराट के पठार की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है? 1225 मीटर। और अगर आपसे पूछा जाए उड़िया का पठार जो है दोस्तों ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये कहाँ पर स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसकी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 1360 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और एक है आपका लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार आपका कहाँ पर स्थित है? सलुम्बर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सलुम्बर में स्थित है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका उबड़ खाबड़ पठार है लसाड़िया का पठार। तो ये चारों पठार आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से सवाल जरूर बन के आएगा। आगे देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण रेतीला धरातल होना। रेतीला धरातल है वहाँ का, इसलिए वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, फटाफट से रेत आपकी ठंडी हो जाती है। बनास, चंबल और सिप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? तो बनास सिप लेती है चंबल के साथ, या चंबल सिप लेती है बनास के साथ। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और राजमहल टोंक में दोस्तों किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? तो यहाँ पर बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बनास, डाई, खारी का संगम कहाँ पर होता है? ये आपका राजमहल टोंक में होता है। आगे देखिए, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आएगा दोस्तों? बांडी नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। और आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आना सागर झील के किनारे आपका दौलत बाग बना हुआ है, तो वो किसने बनवाया था? वो आपका जागीर ने बनवाया था। और आपकी एक बारादरी बनी हुई है, बारादरी किसने बनवाई थी? तो बारादरी आपकी शाहजहां ने बनवाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो नवनेरा बांध आपका किस तहसील में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों दिगोद में स्थित है। दिगोद कहाँ पर पड़ता है? कोटा में पड़ता है। ठीक है। और एक काली सिंध नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, तो माही बजाज सागर परियोजना आपका किसका संयुक्त उपक्रम हो जाएगी? तो ये आपकी गुजरात और राजस्थान का हो जाएगी। ठीक है। जिसमें राजस्थान का 45% है, गुजरात का 55% है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी, जिसमें 50-50% है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और खेजड़ली दिवस आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष में किया गया? तो ये 2016 में किया गया था। आगे देखिए, किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है? तो भारत में पहला स्थान राजस्थान का फेल्सपार में हो जाएगा। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पर दोस्तों सवाल देखने वाले हैं आपके पार्ट बी से रिलेटेड। ठीक है। यानी कि पार्ट बी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी आनंद गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एनडीडीबी कहाँ स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? तो सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। और गाय के मांस को बीफ कहते हैं, भैंस के मांस को बफन या फ्लेश कहा जाता है, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन और मुर्गी के मांस को चिकन और नवजात बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है। तो नवजात बछड़े का जो मांस होता है उसे व्हील कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, देश की प्रथम ऑनलाइन पशु गणना किस पशु गणना को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाएगा? 20वीं को कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है।
आगे देखिए रिफ्यूज़ विधि संबंधित है। तो रिफ्यूज़ विधि संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? गाय को नीचे गिराने के लिए रिफ्यूज़ विधि का प्रयोग किया जाता है। तो रिफ्यूज़ विधि आपके गाय को नीचे गिराने से संबंधित है। आगे देखिए भेड़ों में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ों में समागम यानी मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी टपिंग कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? टपिंग कहलाती है। मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी में समागम क्रिया सर्विंग, घोड़े में कवरिंग और सूअर में कपलिंग कहलाती है। इसका आंसर आप एक बार चेक कर लेना दोस्तों, लेमिंग तो नहीं होगा ना। आगे देखिए निम्न में से ऊँट की कौन सी नस्ल भारतीय सेना हेतु उपयोगी है? तो भारतीय सेना हेतु उपयोगी आपकी कौन सी? जैसलमेरी। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना के लिए आपकी जैसलमेरी ऊँट को प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए गाय में गर्भधारण की पहचान किस विधि के द्वारा की जाती है? तो गाय में गर्भधारण की पहचान किस विधि द्वारा की जाती है? रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा। रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा। बंध्याकृत सूअर कहलाता है। तो बंध्याकृत सूरत आपका सूअर जो होता है ये स्टेग और होग कहलाता है। 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बंध्याकृत गाय नर जो है ये बुल्लोक स्टीर कहलाती है। भैंस बुल्लोक, भेड़ को विडर, बकरी को विडर, घोड़ा को जेल्ड, वो मुर्गी को कैपन कहते हैं जो बंध्याकृत होते हैं दोस्तों। अयन के ग्रंथि सिस्टम में दूध एकत्रित करने की क्षमता कितनी होती है? तो अयन के ग्रंथि सिस्टम में दूध एकत्रित करने की क्षमता आपकी 500 से 600 ग्राम होती है दोस्तों। कितनी होती है? 500 से 600 ग्राम। आगे देखिए निम्न में से कौन सा जीवाणु दही जमाने में उपयोगी है? तो दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस, एपिडोफिल्स, लैक्टोबैसिलस, बुल्गेरिस, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए भारवाहक पशु को हल्के कार्य करने के लिए कितना दाना देना चाहिए? तो भारवाहक पशु को हल्के कार्य करने के लिए कितना दाना देना चाहिए? 1 से 1.5 किलो। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालना कहलाता है। तो मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालना क्या कहलाता है? बॉयलर्स कहलाता है दोस्तों। और लेयर्स अंडे उत्पादन के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये आपकी 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9.3 कैलोरी 1 ग्राम वसा में। आगे देखिए दोस्तों चारे में कच्चे रेशे की मात्रा होती है। तो चारे में कच्चे रेशे की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो चारे में आपके कच्चे रेशे की मात्रा कितनी होती है? 18% से कम, 18% से ज़्यादा, 60% से कम या फिर 60% से अधिक? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपकी 18% से ज़्यादा होती है दोस्तों। चारे में कच्चे रेशे की मात्रा 18% से ज़्यादा होती है। आगे देखिए नवजात बछड़े को किस नहीं मिलने पर दिया जाता है? तो नवजात बछड़े को किस नहीं मिलने पर क्या दिया जाता है? एल्कोहल, तारपीन का तेल, अरंडी का तेल या तिल का तेल? तो इसे अरंडी का तेल दिया जाता है अगर खिस नहीं मिलेगी तो। ये आपको ध्यान रखना है। खिस रेचक व रोग प्रतिरोधक होता है, विटामिन ए का स्रोत होता है। यह किस न हो तो नवजात के पेट को साफ करने के लिए अरंडी का तेल का प्रयोग करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। चेतक किसकी नस्ल है? तो चेतक आपकी किसकी नस्ल हो जाएगी? रिजका की नस्ल हो जाएगी। गाय और भैंस का सामान्य तापमान कितना होता है? तो गाय और भैंस का सामान्य तापमान आपका कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 122 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए पशु में गलघोटू रोग का रोग कारक है। तो पशु में गलघोटू रोग का रोग कारक आपका क्या हो जाएगा? पास्चुरिला मल्टोसीज हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए रानीखेत रोग सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? तो रानीखेत रोग सर्वप्रथम आपका रानीखेत उत्तराखंड में खोजा गया। पशु प्लेग वायरस के खोज करता है। तो पशु प्लेग वायरस के खोज करता आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? निकोली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निकोली हो जाएंगे। आगे देखिए खुरपका मुंहपका रोग के टीके की प्रतिरक्षा अवधि होती है। तो खुरपका मुंहपका रोग के टीके की प्रतिरक्षा अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपकी 6 माह होती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसार शिक्षा का जन्म 1873 ईस्वी में किस देश में हुआ? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 मित्रता होती है। तो मित्रता कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। किसान नेता बलदेव मिर्धा की याद में आयोजित पशु मेला आपका कौन सा हो जाएगा? तो बलदेव मिर्धा की याद में आयोजित पशु मेला आपका बलदेव पशु मेला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बलदेव पशु मेला। आगे देखिए वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में समय लगता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में आपका 60 दिन का समय लगता है दोस्तों। कितना समय लगता है? 60 दिन का समय लगता है। आगे देखिए गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी में दांतों की संख्या होती है। तो ये कितनी होती है? 32 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 32। जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े में उत्तकों की परत कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? डेंटल पोड, दंत्युपूर कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दूध एवं दूध उत्पाद आदेश कब लागू हुआ? तो दूध एवं दूध उत्पाद आदेश आपका कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये आपका 1992 में लागू हुआ था। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान कोऑपरेटिव
डेयरी फेडरेशन की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1977 में हुई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 25 मार्च 1998 को हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना तो 1965 में हुई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना आपकी 1977 में हुई है और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना आपकी 25 मार्च 1998 को हुई है। चिचड़ी ज्वर का अन्य नाम है, तो चिचड़ी ज्वर का अन्य नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेबीसियोसिस, टेक्सोस फीवर, पायरोप्लाज्मोसिस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। ऊन की मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? तो ऊन की मुख्य प्रोटीन आपकी कैरोटीन होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137, गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है। तो गोगामेडी पशु मेला आपका कब आयोजित होता है दोस्तों? सॉरी, कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये आपका हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। घोड़ी का गर्भकाल होता है, तो घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? तो ये आपका 11 माह 11 दिन होता है, यानी कि लगभग 341 दिन हो गए। ठीक है, आगे देखिए कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। तो कॉपर्स ल्यूटियम स्त्रावित द्वारा हार्मोन कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है। तो ऑटोक्लेव में आपका भाप का दाब कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 पाउंड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 पाउंड। पशु द्वारा स्वयं का अथवा अन्य पशु का मल खाना कहलाता है। तो ये आपका कोप्रोफेजिया कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों। कोप्रोफेजिया कहलाता है। कोप्रोफेजिया सामान्यतः खरगोश में पाया जाता है। पशु द्वारा मिट्टी खाना जियोफेजिया कहलाता है। और कलिंग क्या होता है? अवांछित वस्तु को समूह से हटाना जो है वो आपका कलिंग कहलाता है। आगे देखिए गाय के किस में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये 16.42% होती है। बकरी का आवाज़ करना कहलाता है। तो बकरी का आवाज़ करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका ब्लीट कहलाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144, दूध में प्राकृतिक अम्लता किन किन कारणों से होती है? तो दूध में प्राकृतिक अम्लता जो होती है ये किन कारणों से होती है दोस्तों? तो ये आपकी फॉस्फेट साइट्रेट लवण, केसनी, एल्यूमिन, दूध में घुली CO2, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20वीं पशुगणना में राजस्थान में ऊँट की संख्या कितनी है? तो 20वीं पशुगणना में राजस्थान में ऊँट की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 लाख, 3.12 लाख, 2.12 लाख या 1 लाख? तो ये आपकी 2,12,000 के अप्रोक्स हो जाएगी दोस्तों, 2.12 लाख। आगे देखिए शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट जानने हेतु उपयोगी परीक्षण है। तो शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट जानने हेतु शुद्ध परीक्षण आपका MBR परीक्षण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? MBR, मॉडिफाइड बीबर्ट रिसर्च टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए भारत में भेड़ की सर्वाधिक लंबी नस्ल है। तो भारत में भेड़ की सर्वाधिक लंबी नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी? नेलोरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नेलोरी। अगला सवाल देखिए कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में विकसित मुर्गी की नस्ल है। तो कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में विकसित मुर्गी की नस्ल कौन सी हो जाएगी? प्रतापधन, असील, निर्भीक या PD2? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? PD2 हो जाएगी दोस्तों। किस पशु को रुमंती पशु माना जाता है? तो रुमंती पशु आपका किस पशु को माना जाता है दोस्तों? ये बकरी को माना जाता है। रुमंती पशु आपका बकरी हो जाएगा। मक्खन में वसा प्रतिशत होती है। तो मक्खन में वसा प्रतिशत कितनी होती है? 25%, 15%, 65%, 80%। ये आपकी 80% होती है दोस्तों। मक्खन में वसा 80% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।